हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान। आज की हमारी क्लास ओ लेवल के फोर्थ पेपर आईओटी को लेकर है, जो कि एक मैराथन क्लास होगी। यहाँ पर हम आईओटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज समझेंगे। यहाँ पे हमारे ओ लेवल के पेपर के एग्जाम की डेट आ चुकी है और आज से जितने भी ओ लेवल के स्टूडेंट हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आप अच्छे से तैयारी करिए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज। ओ लेवल इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा, जब आप चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हो, दोनों जगह पे आपके लिए बड़ी जरूरी है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा आईओटी के लेकर, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। जब भी आप आईओटी को पढ़ रहे होंगे, चाहे वो आप कहीं से भी पढ़ें, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ें, अदर प्लेटफॉर्म से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आईओटी को लेकर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखेंगे, तब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ रीजन ये है कि आईओटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे तौर पे नहीं पूछता, कभी सीधे तौर पे नहीं पूछेगा। हो सकता है 5-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो सीधे तौर पे आपसे पूछ ले। मोस्टली क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, वो घुमाएगा आपको, वो घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा कि आप एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे पूछ क्या रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, क्वेश्चन को सही से रीड किया है, समझा है, तो आप आराम से बिना किसी दिक्कत के उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आईओटी, जो कि हमारा आईओटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर बेसिकली बताता क्या है हमें, आईओटी के बारे में बताता है हमें कि आईओटी है क्या, किससे हम आईओटी बोलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए इंट्रोडक्शन टू आईओटी, आईओटी क्या है? सीधा सा सिंपल से इसका जवाब होता है स्मार्ट गैजेट्स ऑफ ग्रुप। सीधा सा मतलब आईओटी क्या है? एक स्मार्ट गैजेट है, और उसको ग्रुप्स को आप जोड़ देंगे तो ये पूरे आईओटी डिवाइसेस बन जाएंगे मेरे। अब एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हमारे स्मार्ट कैमरास हो गए, स्मार्ट फ्रिज हो गया, स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो गया, स्मार्ट एसीज हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे आईओटी कहलाते हैं। अगर सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोली जाए तो जिनके भी नाम के आगे एक वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड? ये वाला वर्ड आ जाए, जिनके भी नाम के आगे स्मार्ट, तो आप समझ लीजिएगा तुरंत वो क्या है, एक आईओटी डिवाइस है। सीधे तौर पर आप ये समझ जाइएगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं, जितने भी, उनके साथ एक नेटवर्क जरूर काम करेगा, ठीक। एक नेटवर्क क्या, जैसे मोस्टली जो होगा वो कौन सा होगा हमारा? इंटरनेट नेटवर्क होगा। मोस्टली इंटरनेट नेटवर्क होंगे, और भी नेटवर्क हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ इंटरनेट की बात करूं, ब्लूटूथ नेटवर्क भी हो सकता है, आरएफआईडी टैग्स भी हो सकते हैं। ओके, नॉर्मल नेटवर्क भी होते हैं, लोकल नेटवर्क का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ओके, चलिए इतनी बात अगर आप समझ गए तो इसमें थोड़ी सी बात और समझते हैं, फिर आगे हम अपनी क्लास लेके चलते हैं कि नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसका यूज क्यों हो रहा है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो मेनली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो नेटवर्क है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं? डेटा को शेयर करने और रिसीव करने के लिए। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है डेटा का, मतलब नेटवर्क का हमारा यूज कहां हो रहा है? डेटा को शेयर करना और रिसीव करना, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कुछ चीजों पे। हिस्ट्री ऑफ आईओटी, एक बात देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, ये क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा, ये आता ही आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी पेपर में ये क्वेश्चन ना आया हो, क्योंकि एक तरीके से आईओटी की स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। ओके, अब है क्या कि आईओटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? केविन ऑर्सन ने दिया। कब दिया? 1999 में दिया। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? आईओटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? केविन ऑर्सन ने दिया। कब दिया? 1999 में दिया, ये बन गया। अब घुमा के पूछ ले, केविन ऑर्सन ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था या किस चीज को क्वाइंट किया था? वो क्या बन गया मेरा? आईओटी बन गया यहाँ पे। या केविन ऑर्सन ने 1999 में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था या कब क्वाइंट किया था? तो क्या बन गया? आईओटी। घुमा दिया, है वही चीज लेकिन घुमा दिया, घुमाने का तरीका है। लेकिन अगर बोला जाए कि पहला आईओटी डिवाइस कब बना, अब इसमें कंफ्यूजन है, पहला आईओटी डिवाइस कब बन सकता है भाई? ठीक, आप कहोगे केविन ऑर्सन नहीं बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आईओटी डिवाइस केविन ऑर्सन के कॉन्सेप्ट देने से पहले ही बन चुके थे, लेकिन किसी ने उसको डिफाइन नहीं किया था। डिफाइन किसने किया? केविन ऑर्सन ने किया कि भैया ये जो ग्रुप्स हैं, ये गैजेट्स के ग्रुप्स देख रहे हैं या जो डिवाइसेस देख रहे हैं, क्या बोला जाएगा? इन्हें आईओटी बोला जाएगा। ओके, तो कब हुआ? तो बात करी जाए तो फर्स्ट इंटरनेट डिवाइस, अच्छे समझना, आईओटी डिवाइस और इंटरनेट डिवाइस में डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला इंटरनेट डिवाइस कौन था, तो वो था एक कोका कोला मशीन, वेंडर मशीन। आपने देखा भी होगा, पैसे डालिए, बटन दबाइए और आपका जो भी आपने चूज किया है मटेरियल आइटम्स वो निकल आता है। ओके, तो पहला इंटरनेट डिवाइस कौन सा है? कोका कोला मशीन है, जो कि कहां लगा था? यहां भाई साहब लगा था। कब था? 1980s में लगा हुआ था। ओके, फिर वही अगर बात कर ली जाए
जो हमारा पहला आईओटी डिवाइस बोला गया, नोन एज द फर्स्ट आईओटी डिवाइस, वो क्या था? वो था एक इंटरनेट टोस्टर। और कब क्रिएट करा गया? 1991 में। अब देखो डिफरेंस दिख गया, पहला आईओटी डिवाइस जिसे बोला जा रहा है वो 1991 में क्रिएट किया गया, लेकिन केविन ऑटसन ने आईओटी का कॉन्सेप्ट कब दिया था? 1999 में दिया था। यही समझना है आपको, यही कंफ्यूजन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला आईओटी डिवाइस कब बना, आपके माइंड में क्या होगा? क्या केविन ऑटसन ने तो 1999 में दिया था, तो हो सकता है 1999 बना होगा, उसमें ऑप्शन में दिख जाएगा, आप 1999 पे टिक मार के चले आएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया? गलत हो गया, है ना? बन तो पहले ही गया था, लेकिन डिफाइन कब करा गया? 1999 में। बना कब? 1991 में। ओके, तो क्या याद रखना है आपको कि पहला आईओटी डिवाइस कब जाना गया? 1991 में बताया गया, या इन्वेंट हुआ, क्रिएट हुआ। क्या था? इंटरनेट टोस्टर था। ओके चले, फिर कुछ छोटी छोटी बातें, या मेरे को मोटी मोटी बातें हैं, इसको बस स्किप करेंगे, ज्यादा चीज में डीप ही नहीं जाना हमें, ऊपर ऊपर से समझते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड साइड जाता हूं कि आप आराम से इसे पॉज करके रीड कर लीजिए। ओके, मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। चलिए, हमारा टॉपिक क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन इन आईओटी इकोसिस्टम। आईओटी के इकोसिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एप्लीकेशन है, ये बेसिकली इसमें डिफाइन करने की कोशिश हो रहा है। तो चलो समझते हैं ये है क्या भाई। सबसे पहले कह रहा है कनेक्टिविटी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आईओटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी कनेक्टिविटी, वो किस नेटवर्क से कनेक्ट है, या आप जो भी आईओटी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। और जहां पे भी हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वहां प्रोटोकॉल ना हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वहां प्रोटोकॉल जरूर होगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑलवेज ऑनलाइन। क्या है? ऑलवेज ऑनलाइन। अब ये ऑलवेज ऑनलाइन होने का मतलब क्या है? ऑलवेज ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि जब भी डेटा शेयर होगा, अब आईओटी डिवाइस क्या है? अपने आप काम करने वाली चीज है, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन है। हमेशा नहीं कि ह्यूमन ही बताएगा उसे कि तुम्हें ऐसा डेटा भेजना है, ऐसा डेटा रिसीव करना है, ये ह्यूमन नहीं बताएगा, ये आईओटी डिवाइस खुद ही अपना काम करता रहेगा। तो उससे काम करने के लिए हमेशा क्या जरूरी है? ऑनलाइन होना जरूरी है। ऑनलाइन मतलब हमेशा उसे नेटवर्क से जुड़ा होना जरूरी है। इसके लिए मोस्टली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? वाईफाई का। ओके, फिर वेरियस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ प्रोटोकॉल, चिगबी, सेलुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो गए, लो पावर्ड वाइड एरिया नेटवर्क्स हो गए, जिसे हम लोग एलपी वैन भी कहते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटे नेटवर्क के लिए, बड़े नेटवर्क के लिए, बहुत ज्यादा बड़े नेटवर्क के लिए, लार्ज स्केल पर नेटवर्क के लिए, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे चल के धीरे धीरे समझते चलेंगे। ठीक, फिर इसी में अगला टॉपिक हमारा क्या है? सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। आईओटी की हम बात करें और सेंसर और एक्चुएटर ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये एक तरीके से स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जब हम आईओटी की बात करते हैं तो वहां पर जब स्टार्टिंग ही करी जाती है तो सेंसर से ही करी जाती है। अब ये सेंसर्स होते क्या है? सेंसर्स नाम से समझिएगा, सेंसर्स ऐसी चीजें जो चीजों को सेंस करती हैं। और सेंसर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यही डेफिनेशन भी है, एक ऐसा डिवाइस जो फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है, वही क्या कहलाता है? सेंसर्स कहलाता है हमारा। देखिए, अब क्या हो सकता है बेसिकली तौर पे? टेम्परेचर डिटेक्ट करना, ह्यूमिडिटी, मोशंस, ओके, या लाइट जैसी फिजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन का पता लगाता है या डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सेंसर यूज कर रहे हैं, कितना अच्छा सेंसर यूज कर रहे हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। फिर वही अगर बात कर ली जाए एक्चुएटर की, एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर एक तरीके से आप कह सकते हैं रिमोट कंट्रोल डिवाइस होता है जो कि फिजिकल थिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लाइक आपका बॉल्ब्स ओपन करना, डिजिटल कमांड्स के बेस पे रूम के टेम्परेचर को एडजस्ट करना, ठीक, वर्किंग जैसी चीजें। लाइक अगर इसको एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो आप अपने फोन से एसी चालू कर सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? एक एक्चुएटर काम करेगा, लेकिन कैसे काम कर रहा है भैया? नेटवर्क काम कर रहा है। कोई भी एक्चुएटर बिना नेटवर्क के तो काम कर ही नहीं सकता। ओके, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इन एक्चुएटर्स के लिए जब हम आईओटी की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए नेटवर्क का होना। बिना नेटवर्क के ये काम नहीं कर पाएंगे। अब जहां पर फिजिकल काम हो रहा है, मैकेनिकल काम हो रहा है, वो आईओटी नहीं कह सकते हम। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी क्या है?
आपने नेटवर्क चैप्टर या जब आपने फर्स्ट पेपर दिया होगा आईटी टूल्स, तो वहां पे आपने नेटवर्क पढ़ा होगा, नेटवर्क चैप्टर पढ़ा होगा, इंटरनेट चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पे आपने दो चीज पढ़ी होगी, एक पढ़ी होगी आईपी एड्रेस, ठीक, और एक पढ़ा होगा मैक एड्रेस। याद आया किसी को? ये दो चीज। अब ये आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है? दोनों ही एक तरह से सिस्टम के लिए होता है या किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए होता है। आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि किसी भी डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, जो कि चेंज नहीं होता। ठीक, अब बात करिए इनमें से यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी, आईपी एड्रेस होगी कि मैक एड्रेस होगी? अगर आप समझते होंगे यूनिक आइडेंटिटी मतलब हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग, सेम नहीं हो सकता, वो दोनों है, आईपी भी है और मैक भी है। लेकिन बात करिए यूनिक आइडेंटिटी किसी भी डिवाइस के लिए क्या है, तो वो उसका मैक एड्रेस होता है। क्यों? ये क्योंकि ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता, ना ही आप चेंज कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है। ओके, आईपी एड्रेस नेटवर्क बाय नेटवर्क चेंज होता रहता है। आप अभी एक नेटवर्क पे हैं तो कुछ और है, जैसे दूसरे नेटवर्क पे जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, हर 24 आवर्स के बाद वो चेंज होता रहता है। ओके, तो बात अगर करी जाए ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है आईओटी में? सीधी सी बात है, अगर मैं एक आईओटी डिवाइस को दूसरे आईओटी डिवाइस से कनेक्ट करना चाहता हूं या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो ये तभी कनेक्ट हो पाएगा जब दोनों का एक यूनिक आइडेंटिटी होगा। जब दोनों की यूनिक आइडेंटिटी नहीं है तो मैं कनेक्ट कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। एक नॉर्मल से एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे आप ब्लूटूथ लेके आते हैं या ईयरबड्स लेके कोई भी आप लेके आते हैं, नेकबैंड लेके आते हैं, तो अपने फोन में जब आप कनेक्ट करने जाते हैं, आपने ब्लूटूथ ऑन किया, ईयरबड हो गया, नेकबैंड हो गया, उसे ऑन किया, आप देखते हैं आपके उससे नाम आता है, यूनिक आइडेंटिटी उसकी आती है, तभी तो आप उससे कनेक्ट हो पाते। अगर सोच के देखिए उसकी यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती, जैसे सब है वैसे भी सब होता वो, तो आपको कैसे पहचानते कि ये आपका डिवाइस है? पता चला आप कनेक्ट करने जा रहे हैं, बाजू वाले का कनेक्ट हो रहा है ना? ऐसा हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। ठीक, इसीलिए किसी भी आईओटी डिवाइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए उसकी यूनिक आइडेंटिटी होना। फिर इसी में बात करी जाए डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स, ये थोड़ा एडवांस हो गया, आईओटी में थोड़ा आगे बढ़ गया। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बेसिक बेसिक की बात कर रहे थे, थोड़ा एडवांस हो गया। एडवांस क्या हो गया कि कुछ ऐसे आईओटी डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बिहाफ पे अपनी वर्किंग करते हैं, ये एडवांस हो गया। अब ये क्या है, कैसा है, किस तरीके से, हम अभी इसमें ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे चल के हम जब लेवल्स पढ़ेंगे, आईओटी लेवल्स पढ़ेंगे, तो वहां पे हम ये चीज देखेंगे समझेंगे और जानेंगे ये है क्या। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही से समझाऊंगा कि आईओटी में डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स क्या है। ये बेसिकली ये चीज बताता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस कितना एडवांस है, कितना अच्छा है और कितने अच्छे से वो काम कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन और इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये क्या है? कम्युनिकेशन तो आप समझिए, कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करेगा, भाई नेटवर्क करेगा, जो सीधे से हम लोग समझ रहे हैं। और नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो फिर से एक नाम आ जाएगा, वो नाम क्या है? इंटरनेट, नाम आ गया फिर से। ठीक है, अब इंटरनेट की जब बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो एक नाम और आ जाएगा यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। वो क्या है हमारा? M2M कम्युनिकेशन। M2M का मतलब क्या हो गया? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ये आएगा, बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चंस अगर सॉल्व करें या कोई आप टेक्स्ट बुक लेके आए उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा M2M कम्युनिकेशन को लेकर। अब बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स, बहुत सारे तरीके से वो पूछा जा रहा होगा कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है तो इनके बीच में कौन सा कम्युनिकेशन है? M2M कम्युनिकेशन है। बहुत सारे टाइम्स आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो M2M कम्युनिकेशन है क्या? M2M कम्युनिकेशन नाम से समझ रहे होंगे, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। एक ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर रही है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, वहां पे कोई भी ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। एक चीज और यहाँ पे एक आ गया, इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये क्या है? ये इसी तरीके से इसी में मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक, ये क्या है? ये बेसिकली करता क्या है इंटरऑपरेबिलिटीज? किसी भी डिवाइस को बनाते बाद मैन्युफैक्चर उसके साथ कुछ चीजें करता है, करने का मतलब सेंस क्या है, उसे बनाने के लिए वो सोचता है कि मैं ये जो आईओटी डिवाइस बना रहा हूँ इसकी कितनी एपेबिलिटी होगी, क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, क्या क्या कम्युनिकेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है। इंटरऑपरेबिलिटी एक तरह का एबिलिटी है, किसी भी आईओटी डिवाइस के लिए एक एबिलिटी है, जो कि ये डिफाइन करता है कि मैं अपनी पूरी इफिशियंसी पे 100% इफिशियंसी पे काम करूंगा, बिना किसी की परवाह किए बिना कि मेरे अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है या मेरे अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, इस चीज की परवाह किए बिना पूरी स्टैक से, फुल ऑफ स्टैक से वो अपना काम करना चाहता है, और यही इसकी एबिलिटी भी होती है। फिर इसी में हम आगे बात करें तो सिक्योरिटी मेजरमेंट। सिक्योरिटी आईओटी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। आईओटी जितना सुनने में अच्छा है, जितना करने में, जितना यूज करने में अच्छा है, उतना ही उसमें प्रॉब्लम्स है।
किसी भी आईओटी डिवाइस के लिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या हो गया, एक मशीन दूसरी मशीन से बात कर रही है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ह्यूमन को पता चलेगा क्या क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा, कोई अंदाजा हो सकता है? अब अगर आप ऐसे सोचिए, देखिए मेरे नेकबैंड में या मैं जो ईयरबड यूज कर रहा हूँ, मेरे फोन से कम्युनिकेशन उसके बीच का है, अब इन दोनों के बीच में क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है मुझे तो नहीं पता चलेगा। हो सकता है बैकग्राउंड से कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, कोई डेटा लीक हो रहा होगा, कोई चोरी हो रहा होगा, मुझे कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ठीक, तो आईओटी में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, जो कि जैसे जैसे आईओटी डेवलप होते जा रहा है, जैसे जैसे आईओटी को डेवलपर्स डेवलप करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके सिक्योरिटी फीचर्स भी एडवांस भी करते चले जा रहे हैं। तो आईओटी में सिक्योरिटी फीचर्स के लिए सबसे तीन चीज क्या, जो किसी भी नेटवर्क कह लें या किसी भी डिवाइस के लिए कह लें, वो तीन ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और इनक्रिप्शन। और ओके, तो तीन चीज रहते हैं, एक हो गया ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और इनक्रिप्शन। अब ये तीनों क्या है, तीनों को जरा ध्यान समझिएगा। स्टार्ट करते हैं इनक्रिप्शन से। इनक्रिप्शन क्या है, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, दिखता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन आता है ना व्हाट्सएप पे, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। उसका मतलब क्या हो गया, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके बीच कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है या कोई भी मिडिल में बैठा व्यक्ति नहीं है जो उस मैसेज को रीड कर रहा है। अगर सोच के देखिए, अगर रीड कर रहा होता तब तो मेरा मैसेज कोई भी पढ़ लेगा, हो सकता है मार्क जकरबर्ग मेरा पढ़ रही है वो मैसेज, है ना? तो इसके लिए क्या करा जाए, तो इसके लिए होता है क्या, डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट इन द सेंस क्या हो गया कि डेटा को कोड की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोड की लैंग्वेज ऑफ सेंस, मान लीजिए मैंने किसी को हेलो वर्ड भेजा टाइप करके, तो हेलो वर्ड में नहीं जाएगा, वो पॉकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं हेलो वर्ड्स, ये किस में कन्वर्ट हो गया, पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कोड की लैंग्वेज बन गया। हो सकता है ऐसे जा रहा हो, कुछ भी मान लीजिए रैंडम, मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया रैंडम तौर पे, अब जरूरी नहीं कि यही हो, मैंने रैंडम कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब ये जो कोड दिख रहा है आपको समझ आएगा क्या लिखा है? नहीं समझ आएगा। यही इनक्रिप्शन है, कोड की लैंग्वेज में डेटा का ट्रांसफर होना। अब जब ये डेटा कोड की लैंग्वेज में ट्रांसफर हो रहा है, तो मेरे पास आगे तो डिकोड ही होगा ना। तो एक होता है इनक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या है, एक की होती है, इनक्रिप्शन की होती है कि जो सेंडर ने, मान लीजिए एक सेंडर ने यहां से भेजा, दूसरे सेंडर को भेजा, तो यहां से डेटा इनक्रिप्ट होकर निकला, यहां गया, वो क्या हो गया, डिक्रिप्ट हो गया। तो कोड की लैंग्वेज में जाया रास्ते भर में, यहां आके फिर से वो हेलो वर्ड में कन्वर्ट हो गया ना। ये आपका मॉडल है, जैसे हम लोग ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक टीसीपी आईपी मॉडल होता है, उसमें ये सारी चीजें आपकी हैं। ओके, चलिए समझ गए मेरी बात। फिर इनक्रिप्शन हो गया, मान लीजिए डेटा मैंने यहां से भेजा था, वो इनक्रिप्ट फॉर्म में यहां से चला गया। ठीक, फिर आता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अब ये दोनों चीज क्या है, कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज जब कनेक्ट होती है तो सबसे पहले आप उसे वेरीफाई करते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब ही सीधा होता है वेरीफाई करना चीजों को, कि आपके डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है, आप ऑथेंटिकेट करिए, वेरीफाई करिए कि आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि हाँ मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूं, आपने उसे ओके कर दिया, वेरीफाई कर दिया, यही चीज क्या कहलाया, ऑथराइजेशन हो गया। आपने उसको राइट्स दे दिया, अधिकार दे दिया कि हाँ आओ भाई मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो जाओ, और अगर डेटा शेयर करना डेटा शेयर कर लो, या मुझे डेटा लेना है तो मैं डेटा लूंगा। समझ गए? तो ये तीन चीज आईओटी के लिए बड़ा जरूरी है। फिर इसी में हम आगे बात करें, रिमोट एक्सेस, नाम से समझ आ रहा है, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस कहने का मीन क्या है कि आईओटी डिवाइस को कहीं भी किसी भी जगह से बैठ के हम उसे कंट्रोल कर सके, डेटा को शेयर कर सके, भेज सके, रिसीव कर सके, मतलब यही है रिमोट एक्सेस का। जैसे आपके घर में अगर कहीं पे ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में लगा होता है ना स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। अब स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा होने का फायदा क्या है, आपको जरूरी नहीं वहाँ ऑफिस में बैठे रहना, आप कहीं पे भी हो, मान लो मैं कानपुर में हूँ, मेरा कैमरा यहाँ लगा है इंस्टीट्यूट में, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में बैठ के मैं आराम से मैंने अपना फोन खोला, जो भी उस कैमरा का एप्लीकेशन है उसे ओपन किया, वहीं से बैठे बैठे मैं अपने इंस्टीट्यूट का सब कुछ देख रहा हूँ, कैमरे बैठ के क्या हो रहा है, कौन सी क्लासेस चल रही, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ मैं वहां बैठ के देख रहा हूँ। तो ये कैसे हो गया, रिमोट एक्सेस के थ्रू हो गया। ठीक, कहने का मतलब भी सीधे तौर पे यही होता है कि आईओटी में रिमोट एक्सेस का मीन है किसी ऐसे प्लेस से आईओटी डिवाइस और सिस्टम को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उसके साथ इंटरेक्ट करने की कैपेसिटी से है, जो डिवाइस से फिजिकली रूप से दूर है। बात करने का मतलब समझे मेरा, कि फिजिकली तौर पे तो मैं दूर हूं, मैं हूं, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा कैमरा सब कहां लगा है, कानपुर में है भाई, मैं कहां हूं, दिल्ली में हूं, दिल्ली में हूं, मुंबई में, कहीं पे भी हूं, मैं वहीं से बैठे बैठे मैं देख रहा हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो कैसे रहा है, नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। कौन से नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं हम ये काम, फिर से वही नाम आ गया, इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं।
क्योंकि इंटरनेट ही हमारे पास आज के डेट में एक ऐसा नेटवर्क है जिसके मदद से हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से लॉन्ग डिस्टेंस पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। फिर आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिकली काम करना। जैसे M2M की बात कर रहा था मैं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, उसी तरह ऑटोमेशन का भी है। ऑटोमेशन में सीधा से कहने का मीन क्या है कि डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन की हेल्प के बिना टास्क, ऑपरेशन या प्रोसेस को ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी को रेफर करता है। ठीक, मतलब उसमें डायरेक्ट ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, डायरेक्ट ह्यूमन कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही उसमें इंटरफेयर कर रहा है। अपने यहाँ वो टास्क करेगा, ऑपरेशंस करेगा या डेटा को प्रोसेस करेगा। यही चीज क्या कहलाती है हमारी? यही कहलाती है हमारी ऑटोमेशन। फिर इसी में बात करी जाए स्केबिलिटी। दो चीज है, एक है स्केबिलिटी, एक है स्केबल आर्किटेक्चर। दोनों आपस में रिलेट करते हैं। अब ये दोनों हैं क्या? ठीक, जरा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस से जिसमें आप एक ही टाइम पे 10 से 15 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक नॉर्मल डिवाइस है, एक IoT डिवाइस है। ठीक, नॉर्मल डिवाइस क्या है? वो भी 15 डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। IoT डिवाइस वो भी 15 डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। एक में स्केबल आर्किटेक्चर है, एक में स्केबल आर्किटेक्चर नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे? स्केबल आर्किटेक्चर जिसमें नहीं है, जैसे ही उसके साथ 10 या 15 डिवाइस कनेक्ट हो, अचानक से कनेक्ट हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाएगी। वो एक टाइम पे सभी को प्रेफर नहीं कर पाएगा, या एक टाइम पे सभी के साथ अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाएगा। उसकी एफिशिएंसी वहीं घट गई। हो सकता है जो डिवाइस पहले कनेक्ट हुआ उसको प्रायोरिटी में पहले लिया, और जो डिवाइस बाद में कनेक्ट हुआ उसको प्रायोरिटी बाद में लिया। तो पहले वाले पर डेटा पहले जा रहा है, उसके बाद वाले पर डेटा बाद में जा रहा है। ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि इस काम को, उसको जो काम करना था वो तो सबके साथ करना था और इक्वल टाइम पे करना था। ठीक है, वही अगर हम IoT डिवाइस की बात करें जिसपे स्केबल आर्किटेक्चर है, तो होगा क्या उसमें? जैसे ही उसके साथ 15 डिवाइसेस कनेक्ट हुए या 20 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, या उसके साथ आपने 15-20 और टास्क दे दिया, सबको वो एक साथ लेके चलेगा। उसकी एफिशिएंसी घटेगी नहीं, एफिशिएंसी इतनी ही रहेगी जैसे वो कर रहा था काम, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही चीज स्केबिलिटी कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी IoT डिवाइस को इस तरीके से बनाना कि अगर उसको टास्क बढ़ा दिया जाए उसका, या उसके साथ और भी डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसकी एफिशिएंसी ना घटे, उसकी परफॉर्मेंस ना घटे, वो सबके साथ अच्छे से बिल्ड करके काम करे, सबको प्रायोरिटी में लेके चले, एफिशिएंसी सबके साथ इक्वली रख के चले। यही चीज क्या कहलाती है? स्केबिलिटी कहलाती है। और इसी चीज को बनाना या इसी चीज को डेवलप करना, यही क्या कहलाता है? स्केबल आर्किटेक्चर कहलाता है। समझ गए मेरी बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी में हम। फिर आता है एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि इंपॉर्टेंट है IoT के लिए। IoT में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, बहुत सारे IoT डिवाइस ऐसे हैं जिनमें हम एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं दे सकते, उनके साथ इंटरनल पावर सोर्स होता है। इंटरनल पावर सोर्स कहने का मतलब कि उनके साथ कोई ना कोई बैटरी लगी होती है। ठीक, और हर एक बैटरी की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे आपके फोन्स के ले लो, 6000 mAh होती है, 5000 mAh होती है, 10,000 mAh होती है ना। आपको टाइम टू टाइम उसे चार्ज करना पड़ता है। तो एनर्जी एफिशिएंसी IoT डिवाइसेस में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपका जो IoT डिवाइस है वो कितना एडवांस है, उसके अंदर यूज किए गए कंपोनेंट्स कितने पावर कंज्यूम कर रहे हैं। यही आप एक नोटिस करिएगा, जितनी भी डिवाइसेस ऐसे होंगे जिनमें पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होगा, उनके साथ यूज किए गए जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब एनर्जी कंज्यूम ज्यादा करने वाले होंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक, और जितने भी डिवाइसेस ऐसे होंगे जिनमें पावर कंजम्पशन ज्यादा नहीं हो रहा होगा, उन सबके साथ जितने भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे होंगे वो लो पावर पे यूज हो रहे होंगे। और मोस्टली आज के टाइम पे जितने भी IoT डिवाइस बन रहे हैं वो सब लो पावर कंजम्पशन पे यूज हो रहे हैं। उनके साथ इवन जो नेटवर्क भी यूज किया जा रहा है वो सब लो पावर पे यूज किए जा रहे हैं। ओके, चलिए फिर इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है यूजर इंटरफेस, जो किसी भी IoT डिवाइस के यूजर के लिए बड़ा जरूरी है। यूजर इंटरफेस क्या हो गया? एक ऐसा इंटरफेस जो यूजर फील करता है। जैसे ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है, इसका यूजर इंटरफेस जितना आसान होगा, जितना अच्छा होगा, जितना फ्रेंडली होगा, मैं उतना अच्छे से यूज कर पाऊंगा। ठीक, तो इसका इंटरफेस कैसा हो गया? यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली हो गया। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होता, मुझे इसमें कोडिंग करनी पड़ती, कमांड्स देने पड़ते, तो इसका यूजर इंटरफेस कैसा हो गया? मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया। हर कोई इसे यूज नहीं कर पाएगा। यूज कौन कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा जो ये कमांड जानता होगा या प्रोग्रामिंग जानता होगा, है ना। तो यूजर इंटरफेस किसी भी IoT डिवाइस के लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पे किसके लिए? यूजर के लिए, जो उसे यूज कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। फिर आता है हमारा क्लाउड इंटीग्रेशन। अब ये क्या है जरा समझिएगा। IoT में क्लाउड इंटीग्रेशन IoT डिवाइसेस, सिस्टम्स और एप्लीकेशन को क्लाउड बेस्ड सर्विसेज और प्लेटफॉर्म से जोड़ने और इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को रिफर करता है। मतलब क्या हो गया
कि क्लाउड इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि आप क्लाउड इंटीग्रेशन की मदद से जितने भी IoT डिवाइस है जिसमें क्लाउड सर्विस आप ले सकते हैं, उससे प्लेटफॉर्म आप ले सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपकी सर्विस है, बेस है, सब चीजें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप उसमें जुड़ सकते हैं। मतलब क्या होगा इसका कि अगर आपकी किसी IoT डिवाइस में स्टोरेज है, स्टोरेज दो ही टाइप की हो सकते हैं, या तो इंटरनल हो सकता है या तो एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया? इंटरनल का मतलब हो गया कोई मेमोरी कार्ड लगा है, कोई SSD लगा है, कोई HDD लगा है, ओके, या पेन ड्राइव आपने लगा रखा है। लिमिट है उसकी, कितनी ही लिमिट होगी उसकी? हो सकती है 64 GB, हो सकती है 256 GB, हो सकती है 212 सॉरी 512 GB हो, 1 TB हो। ठीक, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए कॉस्टली होता चला जाएगा। स्मार्ट मूव क्या है? आपने एक क्लाउड स्टोरेज खरीद लिया, रेंट हो गया, मंथली रेंट दे सकते हैं, ईयरली रेंट दे सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 1 TB ले लीजिए, 10 TB ले लीजिए। ठीक, क्लाउड का होना एक तरीके से आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इंपॉर्टेंट भी कैसा हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि हम हर वक्त फिजिकल मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे आपका फोन है, आप अपने फोन में फिजिकल मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे? अगर आपके फोन में 64 GB, तो 64 GB तो है, आप उसके लिए क्या कर सकते? कुछ नहीं, भर गया भर गया। ज्यादा क्या करेंगे? आप मेमोरी कार्ड ले आएंगे, छोटी सी चिप आती है माइक्रो चिप, वो ले आएंगे, अपने फोन में जोड़ लेंगे। उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? पेन ड्राइव ले सकते हैं, पेन ड्राइव ले आएंगे, पोर्टेबल कनेक्ट आते हैं, उसको कनेक्ट कर देंगे, डेटा उसमें पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेंगे, दैट्स इट। लेकिन आप सोच के देखिए, वो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड करप्ट हो गई, टूट गई, खो गई, तो डेटा भी गया, गायब हो गया। तो हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं? हम क्लाउड सर्विस को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों प्रेफर कर रहे हैं? एक तो क्लाउड सर्विस में मेरा डेटा रखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी जाकर मैं उस क्लाउड सर्विस को एक्सेस कर सकता हूँ। ईमेल ID पासवर्ड होता है, डालिए, पासवर्ड डालिए और एक्सेप्ट, हो गया काम। कहीं बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा ले सकते हैं, कहीं भी डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इवन अपलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसमें हम। और इसके साथ सर्विसेज भी आती हैं, एप्लीकेशंस भी आती हैं, प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें है ना। तो IoT में हम क्लाउड सर्विस को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि क्लाउड सर्विस का फायदा क्या है मेरे लिए? एक तो कॉस्टली नहीं है, ज्यादा सेफ है मेरे लिए, बैठे बैठे कहीं से भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। जैसे मैंने आपका ना स्मार्ट CCTV कैमरा, उसका डेटा कहां जाकर स्टोर होगा? क्लाउड पे तो हम स्टोर कर रहे हैं। अगर आप सोच के देखिए, अगर उस डेटा को आप अपने इंटरनल सिस्टम में कहीं स्टोर कर रहे होते हैं, तो आपको हर वक्त एक तरीके से उसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज रखना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप कैमरा कैसे यूज करते हैं। अगर आप 4K कैमरा यूज कर रहे हैं तो वो डेटा बहुत बड़ा बनेगा। ओके, तो क्लाउड सर्विस IoT के लिए आज के डेट में बड़ा जरूरी हो चुका है।